नमस्कार साथियों। ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में जो 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट योजना और परियोजना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्रम में जो पहला हमारा टॉपिक आएगा वो है रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 को लेकर के। इसके जारी करता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये बास्केट जारी की है जिसके तहत देश भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ से जो रिसर्च प्रस्ताव हैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य है एकेडमिक रिसर्च को इसरो की जो वर्तमान और भविष्य की स्पेस मिशंस हैं उनमें जो आवश्यकता है उसके साथ इसे जोड़ना है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक शोध का सीधा योगदान राष्ट्रीय अंतरिक्ष लक्ष्यों में सुनिश्चित करना भी है। नेक्स्ट है पर्यावरण #23 for 23 पहल और स्नो लेपर्ड गणना। देखा जाए तो 23 अक्टूबर 2025 को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का योगदान रहा। इस अभियान में #for23 देशव्यापी जागरूकता पहल अपनाई गई है। अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड के बारे में तो ये लद्दाख क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 477 के करीब पाए जाते हैं और ये देश में सर्वाधिक है। वहीं उत्तराखंड दूसरे स्थान पे है 71 स्नो लेपर्ड के साथ और हिमाचल प्रदेश 51 स्नो लेपर्ड है। अगर हम कुल हिमालयी क्षेत्र में स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो 718 हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सशक्तिकरण राष्ट्रीय SC/ST हब योजना। इसका उद्देश्य है MSME जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें समावेशिता बढ़ाना और हाशिए पर पड़े समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके मुख्य प्रावधान देखें तो इसमें वित्तीय सहायता, ऋण तक आसान पहुंच, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण है। वहीं अगर हम बाजार तक पहुंच की बात करें तो जेम यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर पंजीकरण की सुविधा भी इसमें दी गई है। अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य है सरकारी खरीद में 4% अनिवार्य लक्ष्य के जरिए SC/ST के उद्यमियों को सरकार निविदाओं में भाग लेने का अवसर दिया गया है, सरकारी निविदाओं में भाग लेने का अवसर दिया गया है और ये याद रखिएगा ये 4% है। नेक्स्ट है आर्थिक सशक्तिकरण निवेशक दीदी। इसका शुभारंभ हुआ है 1 सितंबर 2025 को पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद में। इसके आयोजक हैं निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण जो कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम अवधारणा पे जाएं तो महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा ये योजना है। इसमें इसका लक्ष्य है ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी में सशक्त करना। वहीं प्रशिक्षित महिलाएं अन्य महिलाओं को वित्तीय निर्णय लेने, धोखाधड़ी से बचाव और डिजिटल बैंकिंग के उपयोग की जानकारी देंगी। विस्तार की बात करें तो दूसरे चरण में इसे ग्राम पंचायत और गांव स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। अगर हम प्रभाव की बात करें तो सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ेगा और समुदाय आधारित वित्तीय लचीलापन यानी फाइनेंशियल रेजिलियंस इसमें विकास होगा। नेक्स्ट है संस्कृति ज्ञान भारतम मिशन पार्ट 1। देखा जाए तो बजट 2025-26 में इसे इसका उल्लेख था और इसका औपचारिक शुभारंभ सितंबर 2025 में हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को संरक्षित करना और उसे डिजिटाइज करना जिससे आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुँचे। इस कार्य योजना में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियाँ जो कि अलग अलग क्षेत्रों और भारतीय भाषाओं में थीं उनका संरक्षण करना और इसके तहत संग्रहालयों के साथ साथ मठों, मंदिरों और ऐसे स्थानों पर खोज करना जहां प्राचीन पांडुलिपियां मिल सकती हैं। भाग 2 पे जाएं अगर हम तो संस्कृति ज्ञान भारतम सम्मेलन भाग 2 में जाएं तो ये 11 से 13 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसकी थीम थी पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। इसके मुख्य घटना देखें तो PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर 2025 को सम्मेलन को संबोधित किया गया और इस अवसर पर ज्ञान भारतम पोर्टल इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है कल्याण प्रोजेक्ट आरोहण, जिसे 26 अगस्त 2025 को NHAI और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की साझेदारी में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ।
जिसका कार्यान्वयन जो है वो भारत केयर्स, जो कि एसएमसी इंडिया फाउंडेशन का है, इसका कार्यान्वयन करेगा। लाभार्थी में जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर कार्यरत टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चे हैं वो इसके लाभान्वित होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स वो ये है, कक्षा 11 से स्नातक तक के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में, जो कि प्रथम चरण जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच में होगा। इसमें कक्षा 11 से स्नातक तक के बच्चों को 12,000 रुपये और स्नातकोत्तर तक के बच्चों को 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल निर्माण के माध्यम से जो हायर स्टडीज़ है उसमें समर्थन दिया जा सके। नेक्स्ट है शिक्षा को लेकर के मेरिटे योजना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन है, जिसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अगस्त 2025 को दी। ढांचे की बात करें तो इसका टोटल जो बजट है वो 4200 करोड़ का है, जबकि वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेंगे 2100 करोड़ का। इसकी समय सीमा इम्पोर्टेंट है, 2025-26 से लेकर के 2029-30 तक है। अगर हम कवरेज और एम की बात करें तो ये 275 संस्थान को इसमें शामिल करता है, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 100 के करीब पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसका उद्देश्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सुशासन को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट है शिक्षा की मेरिटे योजना पार्ट 2। अगर हम पार्ट 2 में जाएं तो इसके प्रमुख घटक में अनुसंधान केंद्र, इंक्यूबेशन सेंटर, नवाचार लैब और स्टार्टअप्स की स्थापना करना है। वही इंटर्नशिप और भाषा कार्यशालाओं को बनाना है। सुधार के क्षेत्र में उद्योग की मांग के अनुसार अपडेट करना है। फैकल्टी में देखें तो फीमेल फैकल्टी पर विशेष ध्यान दिया गया है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशिक्षण है उस पर ध्यान दिया गया है। साझेदार के रूप में आईआईटी, आईआईएम, एआईसीटीई, एनबीए और अन्य संस्थाएं इसके पार्टिसिपेट करेंगी इसमें। अगर अपेक्षित प्रभाव की बात करें तो इसके अंतर्गत 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और संस्थानों को मान्यता दर और उद्योग शैक्षणिक सहयोग में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा पर मिशन सुदर्शन चक्र भाग 1, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को 69वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएमजी के द्वारा की गई। इसकी प्रगति ये है कि ये 10 वर्षीय ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है। यह भारत का स्वदेशी आयरन डोम जो कि इजराइल का है और गोल्डन डोम जो कि यूएस का है उस जैसी वायु रक्षा प्रणाली को बनाना है, जिसका उद्देश्य है रक्षा और सामरिक अवसंरचना संरक्षण में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और विदेशी सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करना है। वहीं विकसित होते खतरों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन सुदर्शन चक्र पार्ट 2। इसकी विशेषताएं उन्नत निगरानी प्रणाली और साइबर सुरक्षा ढांचा, भौतिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, एकीकृत खतरा प्रतिक्रिया नेटवर्क यानी इंटीग्रेटेड थ्रेट रिस्पांस नेटवर्क और निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा का एकीकरण। अगर हम करंट अपडेट की बात करें तो डीआरडीओ ने अगस्त 2025 में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया और यह मिशन पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड होगा और विकसित भारत की ओर ये बढ़ता हुआ कदम दिखाएगा। नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट जो वॉर एक्सरसाइजेज हैं और जो अभियान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्रम में जो पहला ऑपरेशन है वो है एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो कि 2 से 3 जनवरी 2025 को काराकास, वेनेजुएला में कंडक्ट हुआ। इसमें अमेरिका की जो डेल्टा फोर्सेस है उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया। उन पर आरोप लगा कि वे ड्रग तस्करी और नार्को जो आतंकवाद है उसमें संलिप्त हैं और उनका केस वर्तमान में न्यूयॉर्क कोर्ट में चल रहा है। इसके प्रभाव से ये हुआ कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अब वहाँ की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। अगर हम युद्धाभ्यास की बात करें मालाबार 2025, तो ये गुआम नॉर्थ पैसिफिक ओशन में 10 से 18 नवंबर 2025 के बीच में कंडक्ट हुआ। इसमें क्वाड देशों की भागीदारी थी, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया और इंडिया की ओर से आईएनएस सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2025। ये
अलास्का यूएसए में कंडक्ट हुआ 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। इसमें इंडिया की तरफ से मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया और यूएसए की तरफ से वहाँ की 11th एयरबोर्न यूनिट है उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है अजय वॉरियर 2025। ये इंडिया यूके के बीच में वॉर एक्सरसाइज है जो कि बीकानेर में कंडक्ट हुई 16 से 30 नवंबर 2025 के बीच में। इसमें सिख रेजिमेंट और फोर्थ लाइट ब्रिगेड, सिख रेजिमेंट इंडिया की और फोर्थ लाइट ब्रिगेड यूके की, उसने पार्टिसिपेट किया है इसमें। नेक्स्ट है कोंकण 2025। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि यूके के साथ इंडिया कंडक्ट करता है। जो वेस्टर्न जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे ये वॉर एक्सरसाइज अक्टूबर के महीने में कंडक्ट हुई। इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस विक्रांत ने पार्टिसिपेट किया और एचएमएस यानी हर मैजेस्टी शिप प्रिंस ऑफ वेल्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है गरुण 2025 जो कि फ्रांस के साथ एक एयरबोर्न वॉर एक्सरसाइज है जो कि मॉन्ट डे आर्सन एयर बेस में कंडक्ट हुई 16 से 27 नवंबर 2025 के बीच में। इसमें सुखोई 30 और राफेल जो फाइटर प्लेन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला है ओशन स्काई 2025 जो कि स्पेन के गांडो एयरबेस में 25 से 31 अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ। ये जो गांडो एयरबेस है तो स्पेन का एक आइलैंड पड़ता है कैनरी आइलैंड, वहीं पे ये एयरबेस है और भारत पहला गैर नाटो भागीदार देश बना है जो इस वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और सुखोई 30 MKI जो फाइटर प्लेन है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है मित्र शक्ति 2025। ये 10 से 23 नवंबर 2025 को बेलगावी में आयोजित हुआ। इसमें राजपूत रेजिमेंट इंडिया की तरफ से और गजबा रेजिमेंट श्रीलंका की तरफ से थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है स्लेनेक्स 2025 जो कि कोलंबो में 14 से 18 अगस्त 2025 के बीच में आयोजित हुई। ये समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज की जाती है। अगली है एक्वेरिन 2025 जो कि 2 से 5 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुई। इसमें गढ़वाल राइफल्स और मालदीव की ओर से मालदीव डिफेंस फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक नज़र में देखें तो जो मित्र शक्ति होती है वो श्रीलंका के साथ कंडक्ट होती है, जो स्लेनेक्स होती है वो भी श्रीलंका के साथ कंडक्ट होती है और जो एक्वेरिन वॉर एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो मालदीव्स के साथ कंडक्ट होती हैं। नेक्स्ट है अगर हम एक नज़र में देखें तो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो हुआ वो मलेशिया के साथ इंडिया करता है और ये महाजन रेंज फील्ड जो है वहाँ पे हुआ दिसंबर के महीने में और इसमें डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। वहीं अगर हम सिम्बेक्स की बात करें तो ये सिंगापुर के साथ वॉर एक्सरसाइज होती है, जुलाई से अगस्त के बीच में हुई, चंगी बेस में हुई जो कि इंडिया में है और इसमें आईएनएस सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया। वहीं बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ कंडक्ट हुई जुलाई से अगस्त महीने के बीच में और स्थान था जोधपुर। इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। वहीं मैत्री 2025 की बात की जाए तो ये थाईलैंड के साथ इंडिया एक्सरसाइज करता है और ये सितंबर के मंथ में कंडक्ट हुई थी और ये हुई थी मेघालय में। इसमें मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो नाम से ही जैसा प्रतीत होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ये कंडक्ट करता है और ये अक्टूबर के मंथ में आयोजित हुई थी और ये हुई थी पर्थ में। इसमें गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है इन रॉकेन यानी इंडिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ये बुसान में आयोजित हुई अक्टूबर के महीने में। इसमें आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। और नेक्स्ट है जाइमेक्स यानी जापान और इंडिया, इसके बीच में ये वॉर एक्सरसाइज होती है और ये योकोसुका में हुई थी अक्टूबर के महीने में।
इसमें INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है ये भारत और UAE के मध्य में आबू धाबी में कंडक्ट हुई 18 से 30 दिसंबर के बीच में। इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने इंडिया की ओर से और UAE लैंड फोर्सेस ने UAE की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अगला है ब्राइट स्टार 2025। ये इजिप्ट में आयोजित हुई 28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में। विशेषता की बात की जाए तो ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें 43 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और भारत की ओर से इसमें 700 से अधिक जो आर्मी पर्सनल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और तीनों ही फोर्सेस के इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आगे बात करें मानवीय सहायता और आपदा राहत की बात करें तो अभी हाल ही में दितवाह चक्रवात आया था श्रीलंका में 29 नवंबर 2025 को। इससे वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 5 लाख से अधिक लोग इसमें प्रभावित हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था 3 से 9 दिसंबर 2025 को। इसमें वायुसेना के 4 C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 का यूज़ हुआ था और NDRF और आर्मी के इंजीनियर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया था श्रीलंका को। नेक्स्ट है ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 ये मेचुका अरुणाचल प्रदेश में इस बार कंडक्ट हुआ है 11 से 15 नवंबर के बीच। इसमें युद्ध कौशल और टेक्निकल जो इंटीग्रेशन है, समन्वय है, उसको ध्यान में रख के पूर्वी प्रचंड प्रहार कंडक्ट हुआ है। वहीं त्रिशूल 2025 की बात की जाए तो ये 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 के बीच में गुजरात और राजस्थान में कंडक्ट हुआ। इसमें 20,000 से अधिक सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें राफेल थे, T-90 टैंक थे, फ्रिगेट क्लास शिप्स इसमें यूज़ हुई। इसका था जॉइंट वॉर रेडीनेस को लेकर के हम कितने तैयार हैं, इसको ध्यान में रख के त्रिशूल 2025 को इस बार कंडक्ट किया गया है। आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा की बात की जाए तो अचूक प्रहार 2025 ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें इंडियन आर्मी की स्पीयर कोर और ITBP ये दोनों फोर्सेस मिल करके इस अचूक प्रहार वॉर एक्सरसाइज को एक साथ इन्होंने कंडक्ट किया। ये अरुणाचल प्रदेश में हुई 25 से 28 अगस्त 2025 के बीच में। ये कृत्रिम युद्ध क्षेत्र में अग्नि शक्ति यानी फायर पावर का प्रदर्शन करती है, जिसका उद्देश्य था जो हमारी ऑपरेशनल जो रेडीनेस है उसको लेकर के एक संयुक्त युद्ध अभ्यास करना। नेक्स्ट है भविष्य का युद्ध और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या डेवलपमेंट हुई है। तो सूर्य डोनाथन 2025 अभी स्पीति वैली में जो कि हिमाचल प्रदेश में है 10 से 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट हुई, जिसका फोकस था जो हाई एल्टीट्यूड पर जो हमारा जो इंडिजिनस जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन इनोवेशन है, उसमें हम क्या अचीवमेंट कर रहे हैं उसको लेकर के था। अगला है ड्रोन कवच अभ्यास। ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में 25 से 28 सितंबर 2025 को ऑर्गेनाइज हुआ, जिसका फोकस था काउंटर ड्रोन जो हमारी प्रणालियां हैं उसको हम टेस्ट करने के लिए ड्रोन कवच अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट है वायु समन्वय 2। ये दक्षिणी कमान में 28 से 29 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ, जिसका फोकस था ड्रोन ऑपरेशन के जो हमारे थ्योरेटिकल जो सिद्धांत हैं उसको ध्यान में रख करके ये वायु समन्वय 2 का पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट है समुद्री विरासत और अदम्य साहस को लेकर के क्या डेवलपमेंट हुई है। तो INSV कॉर्डिन ने जो कि प्राचीन तकनीक से बना एक पोत है, इसकी विशेषता ये कि 1500 साल पुरानी जो स्टिच्ड शिप यानी नारियल के रेशों से जो सिलाई करके जो हम लोग शिप्स बनाते थे उसी तरीके इसका डेवलपमेंट किया गया है। और ये यात्रा जो है पोरबंदर से लेकर के मस्कट यानी ओमान तक के लिए की जाएगी, जो कि 29 दिसंबर 2025 को होगी। इसमें कोई इंजन नहीं होगा और ये केवल हवा के सहारे ही चलेगी। नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा नारी शक्ति को लेकर के हुई है। इसमें INSV त्रिवेणी जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर डेवलप की गई है। इसमें 10 महिला अधिकारी जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरुणकर के नेतृत्व में
इस एक्सरसाइज को करेंगी। इसमें 26,000 समुद्री मील को पार करना है। इसमें 3 अंतरीप और विश्व परिक्रमा का इसमें रोल रहेगा। अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लें एक नज़र में, तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है वो श्रीलंका के साथ कंडक्ट होता है। इसमें इंडिया की ओर से राजपूत रेजिमेंट और श्रीलंका की ओर से गजबा रेजिमेंट ने बेलगावी में इस वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। युद्ध अभ्यास की बात करें तो यूएस के साथ इंडिया ये कंडक्ट करता है। इसमें मद्रास रेजिमेंट इंडिया की ओर से और 11th एयरबोर्न रेजिमेंट यूएसए की ओर से पार्टिसिपेट की और ये अलास्का में हुआ था। नेक्स्ट है अजय वॉरियर, ये ब्रिटेन के साथ इंडिया करता है। इसमें इंडिया की ओर से सिख रेजिमेंट थी और यूके की तरफ से 4th लाइट ब्रिगेड थी और ये बीकानेर में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है हरिमाऊ शक्ति, जो कि मलेशिया के साथ इंडिया कंडक्ट करता है। इसमें इंडिया की तरफ से डोगरा रेजिमेंट थी और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलय फोर्स थी और ये महाजन रेंज में कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट हुई। इसमें गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की ओर से और ये पर्थ में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है एक्वेरिन, जो कि मालदीव के साथ इंडिया ने इस वॉर एक्सरसाइज को किया। इसमें इंडिया की ओर से गढ़वाल राइफल्स थी और इसका स्थान केरल है। नेक्स्ट है सूर डोनाथन, जो कि भारत का एक टेक्निकल वॉरफेयर एक्सरसाइज है, जो कि ड्रोन फेडरेशन ने इसे कंडक्ट किया और ये स्पीति वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया था। अगर हम निष्कर्ष पे जाएं तो इंडिया की जो ग्लोबल रीच है वो अलास्का से अंटार्कटिका और स्पेन तक भारतीय जो फुट स्टेप्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। यदि हम सेल्फ रिलायंस की बात करें तो इंडिजिनस ड्रोन, आईएनएस विक्रांत और नौकायन जो पोत हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम वुमेन पावर की बात करें तो सागर परिक्रमा और युद्धक भूमिकाओं में इनका जो लीडरशिप है वो अलग से निखर के आ रही है। और यदि हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में हम स्टेबिलिटी और जो डिज़ास्टर रिलीफ है उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आयोग एवं समितियों के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्रम में जो पहली समिति है वो है आधार की नवोन्मेषण रूपरेखा समिति। इसका गठन 31 अक्टूबर 2025 को हुआ, जिसकी प्रकृति है उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति। इसमें 10 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा जी, जो कि UIDAI के अध्यक्ष भी हैं। इसके प्रमुख सदस्यों में देखें तो भुवनेश कुमार, जो कि CEO हैं UIDAI के, श्री अनिल जैन, जो कि प्रोफेसर हैं अमृत विश्वविद्यालय के, संजय वत्सल जी, जो कि प्रोफेसर हैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के, और श्री अभिषेक कुमार जी हैं, जो कि उप महानिदेशक हैं UIDAI के। अगली जो समिति है वो है आधार विजन 2032। ये समिति जो है आधार विजन 2032 दस्तावेज विकसित करेगी। इसमें भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा के उभरते वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्य करना इसका मुख्य कार्य है। जबकि अगली पीढ़ी के आधार ढांचे यानी नेक्स्ट जेन आर्किटेक्चर के लिए तकनीकी दिशा निर्देश और जानकारी प्रदान करना है। अगली है ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिए समिति। इसका गठन अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ। इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समान अवसर नीति का निर्माण करना। इसके अध्यक्ष जो रहेंगी वो आशा मेनन जी हैं, जो कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की। इसमें समिति के सदस्यों के बारे में अगर हम देखें तो इसमें अक्कई पद्मशाली जी हैं, जो कि ट्रांसजेंडर अधिकार के लिए कार्य करता है। कर्नाटक की ये पहली ट्रांसजेंडर भी हैं। ग्रेस बानू, जो कि दलित एवं ट्रांसजेंडर अधिकार कार्य करता है। वैजंती वसंत मुगली, जो कि तेलंगाना से ट्रांस अधिकार कार्य करता है। सौरभ मंडल, जो कि प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। नित्या राजशेखर, जो कि वरिष्ठ एसोसिएट सेंटर फॉर लॉ पॉलिसी बेंगलुरु में कार्यरत हैं। और संजय शर्मा जी, जो कि सेवानिवृत्त CEO हैं एसोसिएट फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया में। नेक्स्ट है विकसित भारत
एवं आर्थिक सुधार को लेकर के समिति। इसका नेतृत्व करेंगे राजीव गौबा जी, जो कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य एवं कैबिनेट के पूर्व सचिव भी रहे हैं। लक्ष्य है 2037 में एक दृष्टिकोण विकसित करना और सरकार की महत्वाकांक्षी जो उसका लक्ष्य है उसे साकार करना। और रणनीति में देखा जाए तो भविष्य की नीतियों और कार्य योजनाओं पर रणनीति बनाना है। ये 2 उच्च स्तरीय समितियां अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करना भी इसका एक लक्ष्य है। कार्यक्षेत्र और राजनीतिक समन्वय, इसमें शीर्ष समर्थन मंत्री स्तरीय पैनल देखें तो अमित शाह जी गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी इसमें रहेंगे। और समन्वय एवं रिपोर्टिंग की बात की जाए तो गैर वित्तीय क्षेत्र यानी विनियामक ढांचे को सरल एवं पारदर्शी बनाना, और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाना इसके कार्य क्षेत्र हैं। अगली है विनियामक सुधार एवं विशेषज्ञ पैनल एक गठित हुआ है। राज्य स्तरीय विनियामक सुधार समिति हुई है। इसके अध्यक्ष टीवीएस स्वामीनाथन जी हैं, जो कि कैबिनेट सचिव हैं। इसका उद्देश्य राज्यों में मौजूद जो विनियामक अड़चनों हैं उन्हें दूर करना है। इनमें समिति सदस्य जो हैं वो सचिव हैं, सचिव उद्योग एवं संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के सचिव, सचिव व्यय विभाग, सचिव MSME मंत्रालय और सचिव ऊर्जा मंत्रालय। तो इस प्रकार से अगली जो आएगी इसमें उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल हैं। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों में पवन गोयनका जी हैं, उद्योग विशेषज्ञ मनीष सभरवाल जी हैं, मानव संसाधन और HR विशेषज्ञ जो हैं जन्मेजय सिन्हा, जो कि चेयरमैन विधिकान इंडिया के हैं। संस्थागत प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो महासचिव CII, महासचिव FICCI और महासचिव ASSOCHAM इसमें संस्थागत प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। अगर हम एक सार में देखें तो आधार नवोन्मेषण के लिए समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा जी, और इसका उद्देश्य है आधार विजन 2032। ट्रांसजेंडर अधिकार के लिए जो समिति गठित हुई है उसके अध्यक्ष हैं आशा मेनन जी, और इसका उद्देश्य है समान अवसर नीति को बढ़ावा देना। विकसित भारत 2037 की समिति 47 की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं राजीव गौबा जी। इसका उद्देश्य है आर्थिक सुधार को लागू करना। और विनियामक सुधार के लिए जो समिति उसके अध्यक्ष हैं TVS स्वामीनाथन जी, जिसका की गोल रहेगा राज्य स्तरीय जो अड़चनें हैं उसे दूर करना। यदि आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।